हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में आप सभी को मैंने निफ्टी 50 के बारे में बताया था कि निफ्टी 50 क्या होता है और इनके अंदर कितने कंपनीज आते हैं एंड कौन-कौन सी कंपनीज आते हैं, ठीक है? ये तो हो सकता है नॉर्मली सभी को पता होगा ही, और नहीं पता है तो उस वीडियो को देख सकते हो। पहले इस वीडियो को देख लेना एंड उसके बाद एंड स्क्रीन पे वो वीडियो लगा दूँगा या फिर ऊपर आई बटन पर लगा दूँगा, ठीक है? तो उसके बाद इस वीडियो के ख़त्म हो जाने के बाद वो वीडियो को देख सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पर सीधा सिंपल हम लोग एक वर्ड में समझ लेते हैं कि इंडिया की जो टॉप 50 कंपनीज होते हैं वो निफ्टी 50 के अंदर होते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं आज निफ्टी 50 में कौन सी सेक्टर्स की कितनी वेटेज होती है, ठीक है? तो आज हम निफ्टी 50 के अंदर सेक्टर्स के बारे में जानेंगे, ठीक है? मैं पूरी बारीक से सभी चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ एक-एक वीडियो में, ठीक है? तो इसलिए यार अलग-अलग से एक-एक चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? तो आज हम लोग निफ्टी 50 में जितने भी सेक्टर्स हैं उनके बारे में समझेंगे, जानेंगे और उनकी वेटेज कितनी है, मतलब भार कितना है कि फाइनेंशियल सर्विसेज की जो सेक्टर होती हैं, ऑटो सेक्टर जो होते हैं या फिर केमिकल सेक्टर जो होते हैं, आईटी सेक्टर होते हैं। तो मतलब ये जो सभी सेक्टर्स हैं, इनमें से किसका ज़्यादा भार है निफ्टी 50 के अंदर, ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे, समझेंगे, ठीक है? और कौन-कौन सी कंपनीज़ का कितना ज़्यादा वेटेज यानी भार है, वो सभी चीज़ों को समझेंगे, ठीक है? तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो निफ्टी 50 के अंदर 50 कंपनीज है टॉप और वो 50 कंपनीज अलग-अलग सेक्टर से बिलोंग करते हैं। कोई फाइनेंस से रिलेटेड हो गया, तो कोई केमिकल से रिलेटेड हो गया, तो कोई ऑटो से रिलेटेड हो गया, तो कोई फार्मा से रिलेटेड हो गया और भी काफ़ी सारे सेक्टर्स को मिक्स करके यहाँ पर निफ्टी 50 के अंदर सभी कंपनीज को ऐड किए गए हैं। और वो निफ्टी 50 में वो सभी कंपनीज देखने को मिलेंगे जो अपने-अपने सेक्टर के लीडर्स होंगे, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक्स में जो भी सबसे बड़े-बड़े बैंक्स होंगे, 2-3 बैंक्स वो आपको मिल जाएँगे, ठीक है? एंड फिर फार्मा में जो भी बड़े-बड़े फार्मा कंपनीज होंगे वो देखने को मिल जाएँगे। फिर इसी तरह से केमिकल में जो भी बड़े होंगे, ऑटो में जो भी बड़े-बड़े कंपनीज होंगे वो देखने को मिल जाएँगे और किसका कितना वेटेज है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है? चलो अभी हम लोग सीधा यहाँ पर लिस्ट की ओर बढ़ते हैं। ये कल की वीडियो मैंने आप लोगों को लिस्ट दिखाया था, ठीक है? निफ्टी 50 के जो कंपनीज हैं एंड अब देखो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। तो यहाँ पर आपको मैं ज़ूम करके दिखा दे रहा हूँ, देख सकते हो निफ्टी 50 का जो यहाँ पर इंडेक्स है यानी कि लिस्ट है, उसके अंदर जो भी पचासों कंपनीज हैं उनमें से ज़्यादातर जो कंपनीज हैं वो यहाँ पर फाइनेंशियल सर्विसेज का है, ठीक है? ज़्यादातर कंपनीज के कहने का मतलब ऐसा नहीं कि क्वांटिटी में ज़्यादा है, ठीक है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मतलब यहाँ पर फाइनेंशियल सर्विसेज की जो कंपनीज हैं, वो यहाँ पर हैं अगर 4 ही, लेकिन उनकी मार्केट कैप जो है, वो काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर इस वजह से यहाँ पर निफ्टी 50 के अंदर फाइनेंशियल सर्विसेज की वेटेज ज़्यादा बढ़ चुकी है, ये भी हम लोग मान सकते हैं। जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर कौन-कौन सी कंपनी आ जाएँगी, जो बैंक वाले कंपनीज हो गए या फिर एनबीएफसीज हो गए। तो यहाँ पर देखो बैंक वाले कोटक महिंद्रा बैंक हो गया जो कि काफ़ी बड़ी कंपनी है, फिर यहाँ पर एचडीएफसी हो गई, फिर आईसीआईसीआई बैंक हो गई, फिर एनबीएफसी में बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ये सारी कंपनीज हो गई। तो काफ़ी बड़ी-बड़ी कंपनीज यहाँ पर निफ्टी 50 के अंदर फाइनेंस वाली एडेड है, ठीक है? फाइनेंस में काफ़ी बड़ी-बड़ी कंपनीज हैं इंडिया में, तो इसलिए वो सारी जो कंपनीज हैं वो निफ्टी 50 के अंदर हैं और वो हैं तो यहाँ पर इस वजह से फाइनेंशियल सर्विसेज की जो वेटेज है वो उनका काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है? अगर फाइनेंशियल सर्विसेज की जो कंपनीज हैं वो एक दिन में काफ़ी ज़्यादा टूट जाते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा गिरते हैं, तो निफ्टी 50 भी काफ़ी गिर जाता है, ठीक है? अगर बाकी के जो सेक्टर्स वाले कंपनीज हैं वो उतना कुछ सपोर्ट नहीं करते हैं तो, ठीक है? अब देखो यहाँ पर अगर और भी जो यहाँ पर 32% हुए, लगभग यहाँ पर 70% मानकर चल सकते हैं, ठीक है? 68% मानकर चल सकते हैं। तो 68% जो बाकी कंपनीज के जो सेक्टर्स बचे, वो 68% वाली सेक्टर्स अगर अच्छी तरह से सभी ग्रो कर जाए तो फाइनेंशियल सर्विसेज गिर भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि एक साथ सभी सेक्टर्स ऊपर उठ जाए, कोई ना कोई सेक्टर गिर ही जाता है, ठीक है? तो फाइनेंशियल सर्विसेज अगर
जो भी कंपनीज देती हैं वो कंपनीज काफ़ी ज़्यादा गिरती है, तो ओवरऑल जो निफ्टी 50 है वो भी आपको गिरा हुआ देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गई फाइनेंशियल सर्विसेज की वेटेज 32.48%, ठीक है। एंड उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर वेटेज किसका है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि आईटी सर्विसेज देती हैं या फिर आईटी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो देती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यहाँ पर वेटेज देख सकते हो 14.46%। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर कौन कौन सी कंपनी आती हैं, जो आईटी कंपनी होते हैं, जैसे टीसीएस हो गई, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इसके अलावा यहाँ पर एचसीएल टेक्नोलॉजीज हो गई, इन्फोसिस हो गई, तो ये सारी कंपनीज हो जाती हैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनीज यानी आईटी कंपनीज। तो आईटी कंपनीज भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है और उनके जो पावर है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज आईटी वाली, इसलिए यहाँ पर निफ्टी 50 के अंदर उनकी भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दबदबा देखने को मिलेगा। तकरीबन 14.5% है आईटी की वेटेज निफ्टी 50 के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर है ऑयल गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स यहाँ पर। तो जो ऑयल गैस वाली जो कंपनीज हैं वो यहाँ पर 12.99% अप्रोक्स 13% हम लोग मानकर चल सकते हैं। तो यहाँ पर ऑयल गैस वाली कौन कंपनीज हो गई, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर रिलायंस हो गई जो कि सबसे बड़ी कंपनी है। एंड उसके बाद गैस में जैसे ओएनजीसी हो गया एंड और भी काफ़ी सारी जो कंपनीज हैं वो हो जाती हैं, ठीक है। तो उनका भी वेटेज काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि वो भी काफ़ी बड़े बड़े कंपनीज हैं और वो भी काफ़ी ज़्यादा मार्केट कैप लेकर बैठे हुए हैं, तो इस वजह से उन्हें भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर देख सकते हो, उनका भी वेटेज यहाँ पर निफ्टी 50 के अंदर 12.99% है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी कि एफएमसीजी, इसे ही शॉर्ट में लोग बोला करते हैं। हो सके तो अगर आपको शॉर्ट में, अगर आप नए हो इस फील्ड में, मैं मजाक नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, ये मत समझना। अगर आप नए फील्ड में हो या स्टॉक मार्केट के फील्ड में नए हो तो आपने एफएमसीजी का नाम सुना होगा शायद कभी ना कभी, तो लगता होगा कि यार एफएमसीजी क्या होता है, तो इसी को कहते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये मतलब जो कंज्यूमर गुड्स किसे कहा जाता है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, जो लोग डेली यूजेस होते हैं, जो डेली लोगों की, उसे कहा जा रहा है, ठीक है। मतलब जो भी आप अपने घर में खाने पीने की सामानें यूज करते हो उसे कंज्यूमर गुड्स यहाँ पर कहा जा रहा है। तो उनका भी यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी अच्छा खासा वेटेज आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो देख सकते हो 8.34% का यहाँ पर वेटेज है कंज्यूमर गुड्स के अंदर, ठीक है। और कंज्यूमर गुड्स में सिर्फ खाने पीने ही नहीं, यहाँ पर और भी चीज़ें आती हैं, ठीक है। जैसे तेल, साबुन, सर्फ जो आप डेली यूज करते हो, ठीक है, तो वो सब एफएमसीजी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो ये जो कैटेगरी है एफएमसीजी की, उसमें कौन कौन सी कंपनीज आ जाती हैं, जैसे हो गया एचयूएल हो गया, ठीक है, एचयूएल हो गया, फिर यहाँ पर टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हो गया, ठीक है। एंड और भी कुछ कुछ कंपनीज हो सकते हैं, सभी को तो मैं याद नहीं रख सकता। तो ये सारी कंपनीज यहाँ पर जैसे हो जाते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर हेल्थ केयर से रिलेटेड यहाँ पर 4.5% की वेटेज है, ठीक है। तो हेल्थ केयर में जो भी कंपनीज आती हैं वो यहाँ पर हो जाती हैं। और हेल्थ केयर में कौन कौन सी कंपनीज आती हैं, जैसे हेल्थ केयर में फार्मा की जो कंपनीज होती हैं, सन फार्मा हो गया और भी जो अपोलो हॉस्पिटल हो गया, तो वो सब हेल्थ केयर के अंदर आती है। तो वो कंपनीज की भी वेटेज यहाँ पर ठीक ठाक है, 4.5% है, ठीक है। उनकी वेटेज, हेल्थ केयर की वेटेज यहाँ पर 4.5% है। नेक्स्ट यहाँ पर है कंस्ट्रक्शन की वेटेज 4.28%। कंस्ट्रक्शन मतलब जो भी बिल्डिंग्स वगैरह बनाने का काम होता है, रोड वगैरह बनाने का काम होता है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो वो चीज़ों की जो कंपनीज होती हैं वो यहाँ पर उनकी वेटेज की बात करें तो 4.28% यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में कौन कौन सी कंपनीज आ सकती हैं, जैसे यहाँ पर हो गया एल&टी, ठीक है। तो एल&टी कंस्ट्रक्शन की कंपनी इसके अंदर आ जाती है। एंड उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आप लोग देख सकते हो, इधर है ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स, ठीक है। उनसे ज़्यादा इधर से ही हमें बढ़ना चाहिए था, ठीक है। तो ऑटोमोबाइल या फिर ऑटो कंपोनेंट्स जो बनाते हैं वो यहाँ पर 7% की वेटेज यहाँ पर लेकर बैठे हैं, ठीक है। तो ऑटोमोबाइल वाली कंपनीज कौन सी हो गई, हीरो मोटोकॉर्प, और भी जो भी टाटा मोटर्स हो गया, फिर मारुति सुजुकी हो गई,
फिर बहुत सारी जो भी मतलब व्हीकल्स बनाते हैं, और महिंद्रा एंड महिंद्रा की भी बात कर सकते हैं, आइसर मोटर्स की बात कर सकते हैं, तो वो सभी ऑटो सेक्टर के अंदर आते हैं। एंड जो ऑटो के पार्ट्स बनाते होंगे वो सब भी इनके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर इसका जो परसेंटेज है वो है 7.16%, ठीक है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर सेक्टर है मेटल्स एंड माइनिंग की। तो जो भी माइनिंग या फिर मेटल्स वाला जो कंपनी होता है वो उसका वेटेज है यहाँ पर 3.66%। तो इनके अंदर कौन कौन सी कंपनी आ जाती हैं, जैसे कोल इंडिया हो गया, फिर यहाँ पर वेदांता की बात करें वो भी माइनिंग की कंपनी है। तो उस प्रकार के जो भी माइनिंग वाली कंपनी होती हैं वो इसके अंदर यहाँ पर हैं, और उनकी वेटेज देखा जाए तो 3.66% की है, ठीक है। तो मेटल्स एंड माइनिंग के बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्टर की ओर, जो कि है पावर सेक्टर, ठीक है। पावर सेक्टर में यहाँ पर वेटेज है 3% की निफ्टी 50 के अंदर। एंड पावर सेक्टर में कौन कौन सी कंपनी आ जाती है, जैसे यहाँ पर हो गया पावर में पावर ग्रिड हो गया, ठीक है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन। एंड इसके अलावा एनटीपीसी हो गया। तो ये सब बड़े बड़े कंपनीज है, और भी पावर से रिलेटेड है तो कंपनी बहुत सारी, लेकिन जो बड़ी कंपनीज है वही निफ्टी 50 के अंदर है। ये चीज़ें मानकर चलना, ठीक है। ये मत सोचना कि भाई ऐसे तो बहुत सारी कंपनीज है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी बड़ी कंपनीज है वही निफ्टी 50 के अंदर आपको मिलेंगी। तो यहाँ पर पावर ग्रिड एंड एनटीपीसी वगैरह हो गई पावर के अंदर, और यहाँ पर पावर का जो वेटेज है वो है 3% का, ठीक है। नेक्स्ट सेक्टर यहाँ पर है टेलीकम्युनिकेशन का। यहाँ पर है टेलीकम्युनिकेशन, और इसकी वेटेज है 2.96%। टेलीकम्युनिकेशन में एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा, जैसे जियो हो गया, आइडिया, वोडाफोन एंड भारती एयरटेल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर चूँकि आइडिया एंड वोडाफोन की बात करें तो वो छोटी कंपनी है जो कि निफ्टी 50 में ऐड हो नहीं सकती है। तो यहाँ पर जियो बचा और एयरटेल, इन दोनों के बीच टक्कर है। अब जियो चूंकि यहाँ पर अलग नहीं है, उनका बिजनेस वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर ही मर्ज है, तो इसलिए यहाँ पर ये नहीं होता है टेलीकम्युनिकेशन के अंदर। तो टेलीकम्युनिकेशन के अंदर बड़ी कंपनी जो बची, सिर्फ एक ही कंपनी बची, भारती एयरटेल। तो उसका यहाँ पर वेटेज आपको देखने को मिलेगा 2.96%, ठीक है। अगर जियो भी होती तो यहाँ पर जियो भी आपको देखने को मिलता है। अब चूंकि जियो अलग से यहाँ पर डीमर्ज नहीं है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ ही मर्ज है, उसी के अंदर आती है, तो इसलिए यहाँ पर जियो आपको नहीं देखने को मिलेगा निफ्टी 50 के अंदर। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है जो कि अलग से अब डीमर्ज हुई है, लेकिन जियो का जो टेलीकम्युनिकेशन वाला जो सर्विस है वो अभी यहाँ पर डीमर्ज नहीं हुई है, ठीक है। तो टेलीकम्युनिकेशन के अंदर भारती एयरटेल जैसी कंपनी होती है, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेक्टर है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का, ठीक है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का यहाँ पर वेटेज देखोगे तो ये है 2.9% का। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के अंदर कौन कौन सी कंपनी आती हैं, जैसे यहाँ पर टाइटन हो गया, ठीक है। टाइटन क्या है, जो कि ज्वेलरी कंपनी है, और यहाँ से आप लोग ज्वेलरीज वगैरह खरीदते हो, और वो आ जाता है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के अंदर वो सारे प्रोडक्ट्स, ठीक है। एंड इसके अलावा एक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के अंदर घर में जो यूजेस होते हैं वो भी हो जाते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के अंदर, जैसे इलेक्ट्रिसिटी फैंस हो गए, बल्ब हो गए, या फिर स्विचेस वगैरह हो गए, तो वो सब कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के अंदर ही आते हैं। लेकिन क्या है कि वो सब जो कंपनी है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वाली, जिसमें सबसे बड़ी कंपनी कौन है, पॉलीकैब है, ठीक है। पॉलीकैब है इलेक्ट्रिक कंपनी वाली। एंड इसके अलावा हैवेल्स की बात करें, हैवेल्स है, फिर के आई इंडस्ट्रीज, आर आर केबल, तो वो सब छोटी कंपनी हो जाती हैं जो कि निफ्टी 50 के लायक नहीं है, ठीक है। अब पॉलीकैब की बात करें तो ये एक मार्केट लीडर कंपनी है, लेकिन उससे भी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए बड़ी कंपनी है टाइटन, तो इसलिए टाइटन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन पॉलीकैब नहीं मिलेगा। अगर पॉलीकैब का बिजनेस आगे चलकर और भी अच्छा चलता है तो फिर शायद अगर मार्केट कैप इनका बढ़ जाता है तो वो भी आपको कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के अंदर निफ्टी 50 में देखने को मिलने लगे, ठीक है। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में टाइटन अभी देखने को हमें मिलती है, साथ ही साथ एशियन पेंट्स भी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के अंदर हमें देखने को मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की बात करें तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की यहाँ पर वेटेज है 2.03%। कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के अंदर कौन कौन सी कंपनीज मानकर चल सकते हैं, जो कि सीमेंट्स वाली कंपनी होती है। एंड सीमेंट्स में जो बड़ी कंपनी है वो है अल्ट्राटेक, ठीक है, और ये आपको निफ्टी 50 के अंदर देखने को मिल जाती है, ठीक है। एंड इसके अलावा और भी कुछ जो कंस्ट्रक्शन के मटेरियल्स बनाते हैं वो कंपनी आ जाती है, जैसे ग्रासिम की बात करें वो भी आ जाएगी इसके अंदर।
एंड उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो कि कम है ये दोनों में, ठीक है, ये सर्विसेज में सिर्फ 1.01% हो गया। एंड उसके बाद केमिकल्स की बात करें तो ये तो और भी कम है भाई, यहाँ पर सिर्फ 0.25% है केमिकल में, ठीक है। सर्विसेज की पहले बात करते हैं तो सर्विसेज के अंदर जो सर्विसेज देने की काम करती है कंपनीज वो आ जाती है। तो सर्विसेज देने वाली कंपनी चूंकि अभी निफ्टी 50 के लायक नहीं है तो इसलिए सारे कंपनीज नहीं है। जैसे मैंने कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पे बताया या फिर टेलीकॉम में बताया, कंपनीज है सर्विसेज देने वाली लेकिन छोटी है। अब बड़ी कंपनी यहाँ पर है एक, वो ऐड है, वो है अडानी पोर्ट्स, ठीक है। तो अडानी पोर्ट्स सर्विसेज देने का काम करती है और वो यहाँ पर निफ्टी 50 के अंदर ऐड है। और यहाँ पर इसलिए सर्विसेज के अंदर वेटेज देख सकते हो निफ्टी 50 में 1.01% है, जो कि काफ़ी कम है। अब इससे भी कम है यहाँ पर केमिकल्स का, यहाँ पर 0.25%। अब केमिकल्स में चूंकि बहुत सारी कंपनीज तो हैं लेकिन काफ़ी छोटी कंपनीज है। अब शायद आप लोग सोचोगे कि भाई केमिकल्स में तो है बड़ी कंपनी SRF जो कि है केमिकल कंपनी, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये केमिकल कंपनी तो है लेकिन डाइवर्सिफाइड केमिकल्स है, ठीक है। केमिकल्स का इनका बिजनेस है ही, साथ ही साथ पैकेजिंग फिल्म्स भी ये बनाती है, टेक्निकल टेक्सटाइल्स भी बनाती है, तो ये इनका डाइवर्सिफाइड है, ठीक है। तो सभी चीज़ें मिक्स करके चलती हैं, तो इसलिए इन्हें यहाँ पर ऐड नहीं किया गया है निफ्टी 50 के अंदर। इनके जगह पर इनसे छोटी मार्केट कैप वाली कंपनी है UPL, उससे ऐड किया गया है, ठीक है। तो UPL यहाँ पर केमिकल्स के अंदर है निफ्टी 50 में, और उसकी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो वेट 0.25%, ठीक है। तो अभी आप लोगों को मैंने दिखाया यहाँ पर निफ्टी 50 की जो सारे सेक्टर्स हैं उनकी वेटेज और उन सेक्टर्स में किस किस प्रकार की कंपनीज आती हैं, ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको अब दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर कंपनी वाइज देख सकते हो आप लोग यहाँ पर वेटेज। तो जैसे कि आपको मैंने बोला था कि जो भी बड़े बड़े एंड लीडर कंपनीज हैं वो यहाँ पर आपको निफ्टी 50 में देखने को मिल जाएंगी। तो जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो HDFC बैंक यहाँ पर सबसे बड़ी बैंक है इंडिया की, तो यहाँ पर इनका जो वेटेज है वो देख सकते हो 10.97% निफ्टी का अकेले ये संभाले हुए बैठा है, ठीक है। एंड उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्री जो कि बहुत ही बड़ी कंपनी है, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, जो कि 10.28% का वेटेज लेकर बैठी है। फिर ICICI बैंक 7.68% का भागीदार है, इन्फोसिस 6.22%, TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 4.32%, लार्सन एंड टुब्रो यहाँ पर LNT की बात की जा रही है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी है, तो ये हो गई यहाँ पर 4.28%। फिर यहाँ पर ITC की बात करें जो कि सिगरेट्स वगैरह बनाने का काम करती है और FMCG के भी प्रोडक्ट्स हैं इनके, तो यहाँ पर 3.74%, एक्सिस बैंक 3.10% एंड उसके बाद SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2.99% एंड फिर यहाँ पर भारती एयरटेल है 2.96%, ठीक है। तो ये सारी कुछ जो कंपनीज हैं वो यहाँ पर उनकी वेटेज देखने को आपको मिल रही है। अब ऐसा थोड़ा है कि सिर्फ इतनी ही कंपनीज यहाँ पर लिस्टेड है निफ्टी 50 के अंदर, इससे आगे वाली जो कंपनीज हैं, इससे जो छोटी वाली कंपनीज है उन्हें यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन उनकी भी परसेंटेज वाइज कुछ न कुछ वेटेज है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा जो वेटेज हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी जो कुछ टॉप कंपनीज है उनकी वेटेज आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। बाकी की छोटी छोटी कंपनीज में पूरा 100% मिलाकर हो जाएगा, पूरा 50 कंपनी को मिलाकर, ठीक है। तो ये कुछ टॉप वेटेज वाली कंपनीज हैं, ये सब आप लोग देख सकते हो, ठीक है, जो कि पूरा निफ्टी 50 को संभाल कर बैठे हैं। अगर ये सारी कंपनीज अगर ऊपर उठ जाए एक साथ तो यार वो सब कितने भी गिर जाए इनको हरा नहीं सकते हैं, ठीक है। ये सभी मिलकर निफ्टी 50 को ऊपर उठा देंगे, ठीक है। तो ये सब चूंकि बहुत ही ज़्यादा वेटेज लेकर बैठे हैं और एक साथ अगर इनमें तेज़ी आ जाती है काफ़ी अच्छी, तो यार ओवरऑल निफ्टी भी आपको ऊपर उठता हुआ देखने को मिलेगा। और अगर ये सारे के सारे अगर एक साथ गिरने लगे काफ़ी तेज़ी से तो ओवरऑल निफ्टी भी काफ़ी तेज़ी से गिरेगी नीचे। अब यहाँ पर वही चीज़ें आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर जो मैंने आपको शुरू में बताया था सेक्टर वाइज यहाँ पर कितने परसेंट किसकी हिस्सेदारी है, वो सारी चीज़ें जो मैंने आपको शुरू में ही बताया था, ठीक है। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट्स, हेल्थ केयर, सारी चीज़ें वही चीज़ें जो मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है। सो यहाँ पर अभी हम लोगों ने निफ्टी 50 की सेक्टर्स के बारे में जाना कि निफ्टी 50 के अंदर कौन कौन सी सेक्टर की कितनी हिस्सेदारी है, ठीक है। और उनके माध्यम से आप लोग समझ सकते हो कि कितने सारे सेक्टर्स निफ्टी 50 के अंदर एडेड हैं, ठीक है। और कितने बड़े बड़े कंपनीज एडेड हैं ये भी आप लोगों ने देखा, ठीक है।
तो अभी आप सभी को पता चल चुका होगा कि निफ्टी 50 में जो भी कंपनीज हैं उनकी हिस्सेदारी कितनी ज़्यादा या फिर कम है, या फिर कौन-कौन सी कंपनीज का वेटेज काफ़ी हाई है निफ्टी 50 के अंदर। वो सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों ने समझ लिया होगा। साथ ही साथ सेक्टर को तो समझ ही लिया कि किस सेक्टर का कितना वेटेज है। सबसे ज़्यादा फाइनेंस सेक्टर की वेटेज है निफ्टी 50 के अंदर। फिर यहाँ पर आईटी का वेटेज आपको देखने को मिलेगा एंड उसके बाद भूल गया हूँ यार देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी आप लोगों को मैंने ये सारे सेक्टर्स के बारे में बता दिया, ठीक है, कि कौन से सेक्टर की वेटेज कितनी ज़्यादा है, ठीक है। सो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल साबित हुई होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।